ठीक है। मेरे साथ इस वक्त आलोक जी भी बने हुए हैं। आलोक जी, आपका रुख करना चाहूंगा। आलोक जी, ओपीएस को पहले समझना चाहूंगा, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि ओपीएस क्या है, और ओपीएस क्या अब सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है? अब राजनीतिक पार्टियां जो है इसको खींच रही हैं कि हम इसको चुनावी मुद्दा बनाकर पेश करेंगे और वहां पर चुनाव जीतेंगे। देखिए, ओपीएस जो है ना, ओपीएस जो और हम्म जो पेंशन, इसे कई राज्यों में कांग्रेस एक तरह से ट्रायल किया हुआ है। हम्म हम्म लेकिन इसके बारे में एक आरोप भी लगा कि कांग्रेस के समय पर ही इसको, इनके राज्य सरकार ने इसको बंद भी किया था। हम्म यहाँ पर अभी जेजेपी से मेरे पास कोई बैठा नहीं हुआ है। हम्म मैं अभी हरियाणा में कल था। हम्म हरियाणा में लोगों ने बोला कि जेजेपी ने भाजपा के खिलाफ वोट मांगा और बाद में जाकर के भाजपा गोद में जाकर के बैठ गए। बोले हम्म इसे क्या उम्मीद करें। कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगता है कांग्रेस ने ओपीएस को बंद किया था। हम्म एक नाराजगी जनता के बीच में कांग्रेस लेकर को इसको लेकर की थी। हम्म मैं अभी परसों एक दूसरे चैनल में बैठा हुआ था, वहां पे एक डिबेट चल रही थी, मैं देख रहा था। ठीक है। वहां पर कहा था कि पंचकुला में एक भाजपा के सहयोगी रहे हैं बलराज कुंडू। हम्म उनकी एक रैली हुई है जो जन जागृति यात्रा कर रहे थे। हम्म मैंने देखा था पंचकुला में एक अच्छी खासी मुझे भीड़ दिखी थी। अगर हम्म ऐसी भीड़ बाकी जिलों में बलराज कुंडू अगर मिल रहा है तो मुझे लगता है वो हम्म अगले अरविंद केजरीवाल साबित होने वाले हैं। हम्म अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में गया था वही बलराज कुंडू जन सेवक मंच के माध्यम से मुझे लगता है हरियाणा करने वाले हैं। आलोक और जी, आलोक जी बलराज अगर कुंडू आलोक जी अगर मैं हरियाणा के तराजू में तोलकर देखूं तो जी। ओपीएस कहाँ की ओर ज्यादा किस तरफ से इसका वजन चले जाता है? सरकार के सामने एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ओपीएस को बिल्कुल। लेकर। तो एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते आप कैसे देखते हैं सरकार क्या कुछ करने वाली है इस मुद्दे को लेकर? कहीं देखिए, मुझे राजनीतिक लगता है कि दृष्टिकोण इसमें से सरकार भाजपा को का नुकसान क्लियर, और फायदा दोनों चीजें देखनी है। देखिए मुझे लगता है इसमें भाजपा का स्टैंड कहीं ना कहीं क्लियर है। हम्म भाजपा तो फिलहाल ओपीएस को लागू करने वाली नहीं हम्म है, ये एक सच्चाई है। हम्म ओपीएस को मुद्दा, लेकिन मुझे लगता है ना ओपीएस से चुनाव हारा जिता नहीं सकता। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश देखेंगे, हम्म बहुत ही कम मार्जिन से कांग्रेस को जीत मिली है, 0.4% से कांग्रेस को जीत मिली है, ठीक है हम्म ना। लेकिन वहां मुद्दा ओपीएस नहीं था, वहां था कि भाजपा के प्रति जो लोग नाराजगी थी हम्म वो कांग्रेस को मिला है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मैं 2 साल पहले हिमाचल में मैं हिमाचल में था। हम्म वहां जितनी नाराजगी लोगों की थी उतना और कांग्रेस को नहीं मिला है। कांग्रेस को हम्म उसको ज्यादा मिलना चाहिए तो कांग्रेस को नहीं मिला है। तो हम्म सिर्फ ओपीएस के भरोसे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आपको बाकी मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा। आपको हम्म देखना होगा युवाओं को जो बेरोजगारी, उस पर आपको बात करनी पड़ेगी। हम्म आप युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो आप सरकार नहीं चला पाएंगे, जनता हम्म आपको हटा देगी। हम्म आपको रोजगार देना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म इसको लेकर सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। जो पार्टी इसको लेकर सोचेगी और हम्म एक अपना फुल प्रूफ प्लान जनता के सामने एक अपना विजन रखेगी, अगर ये हम्म विश्वास दिलाएंगे जो पार्टी, वही जो है सरकार बनाएगी। हरियाणा बिल्कुल अलग तरह की आलोक स्टेट जी, है, वहां अगर पर 8 अगर मिला यहाँ है। पर ओपीएस को लेकर सरकार पर दबाव बनता है तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है? और सरकार अगर इसको लागू करती है तो आने वाले समय में अगर चुनाव होंगे 2024 में, जो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या सरकार को फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, अगर मैं हरियाणा के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करूं हम्म तो मुझे नहीं लग रहा है कि जेजेपी भाजपा की सरकार ओपीएस को लागू करने वाली है। हम्म ये कहीं ना कहीं इनके जो अब मंत्री थे उनका बयान भी इस पे आ चुका है। हम्म और भाजपा क्योंकि कई राज्यों में सरकार है, अगर भाजपा हिमाचल में लागू करेगी तो बाकी से क्वेश्चन मिलेंगे, उठ हम्म जाएगा। हम्म दूसरा, भाजपा मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ भाजपा ओपीएस के अगेंस्ट है। हम्म इसलिए भाजपा ना केंद्र में ना राज्य में, किसी भी राज्य में भाजपा ओपीएस को लागू नहीं करेगी, ये मैं हम्म आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। डीपी कौशिक जी, आपका रुख करना चाहूंगा। डीपी कौशिक जी, बजट जो है वो आप 23 को पेश करने वाले हैं। बजट को लेकर लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं हरियाणा में, खासकर युवा, जो बेरोजगार युवा हैं। तो क्या कुछ पिटारा आप लेकर आने वाले हैं, और युवाओं के लिए, खासकर रोजगार के लिए, क्या कुछ निकलने वाला है बजट से? देखिए, बजट पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बजट के अंदर की बातें तो आपको पता है कि सरकार का उसी टाइम पे बतानी होती है। पर हम्म मुझे उम्मीद है, और एक अच्छा बजट हम्म जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया है उससे कहीं बेटर सरकार का बजट बने, प्रदेश हम्म की सरकार पेश करने वाली है, हम्म जो युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए। मैं कहता हूँ जो भी हमारे गरीब वर्ग, कल हमने पहले भी देखी आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड हम लेकर आए। हम्म इसके बाद अब हमारे युवाओं की बारी हम्म है। एक रोजगार गारंटी हमने कहा था हमारा मुद्दा था, वो भी हम शायद पूरा करने जा रहे हैं। हम्म मुझे लगता है हरियाणा का हर आदमी, हर घर में रोजगार देने का हमारा सरकार का दायित्व है, वो पूरा करेंगे। हम्म और उसके बावजूद भी जो एक फाइनेंशियली भी देखा जाए तो एक बहुत ही सुंदर और अच्छा बजट प्रदेश की जनता को मिलने वाला है, जिनको सबको रियायत मिलेगी। ये मेरा अपना एक मानना है कि ऐसा होगा। हम्म सर, बेरोजगारी को लेकर जो है हरियाणा अभी प्रदेश जो है वो निशाने पर है, तो क्या यहाँ से एक राहत मिलने वाली है? क्या थोड़ी सी उछाल यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल बेरोजगारी दर में हो सकती है इस बजट के बाद? नहीं सर, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि हम हम्म रोजगार गारंटी जो हमारा मुद्दा था हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। हम्म और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के लोगों को, युवाओं को जो एक बहुत बड़ी अच्छी सौगात देने वाले हैं, जिससे हम्म कि हर घर में रोजगार
मिलेगा। और वैसे भी हमारी अब ये धारणा यही है कि हमें प्रदेश के लोगों के हितों के लिए जितना भी हम कर सकें वो हम करेंगे। ठीक है केसी भाटिया जी, आपके पास आना चाहूंगा। भाटिया जी, अब कहीं ना कहीं बजट भी पेश होने वाला है 23 को, उसको लेकर कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है? आज से बजट सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है, तो कांग्रेस क्या क्या मुद्दे जो है इस बजट से पहले रखने वाली है? जी देखिए, ओपीएस अपने आप में बड़ा मुद्दा है। जो कर्मचारियों की मांग है, जिस तरह से कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, सरकार से मांग की है, और इस बात के ऊपर जोर उठाना और भी हमारा कर्तव्य है। जब लाठी चार्ज करके और जब इस तरह से बर्बरता के साथ उसको दबाने की कोशिश की गई है उस संघर्ष को, तो कांग्रेस बिल्कुल कर्मचारियों के साथ खड़ी है। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी अपने आप में बड़ा मुद्दा है। हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगार के ऊपर, और इस तरह से बाकी तमाम मुद्दे हैं कि जिस तरह से संदीप सिंह को जिस तरह से उसको इस्तीफा नहीं दिलाया गया, उसका पद नहीं लिया गया, ये बड़ा मुद्दा है। इस तरह से तमाम मुद्दों के ऊपर कांग्रेस ने पूरी तैयारी की हुई है, और कांग्रेस पूरे दर्शक के लोगों की आवाज को विधानसभा में उठाएगी। ठीक है कौशिक जी जवाब। आप मुद्दों को दबा रहे हैं, आप कर्मचारियों के मुद्दों को दबा रहे हैं, संदीप सिंह पर भी आपका जो है कांग्रेस ने सवाल किया है आपके सामने। सर देखिए, संदीप सिंह के ऊपर गठित की हुई कमेटी जांच कर रही है। वो जांच, पता है आपको, जैसे जैसे जांच पूरी होगी जो भी चीज सामने निकल जाएगी सजा के लायक सजा दी जाएगी, और कानून अगर वो उससे साफ है तो साफ किया जाएगा। इसमें देखिए, कानून में तो कोई अड़चन है ही नहीं। जिस तरह जहाँ तक मुद्दे की बात है, कांग्रेस पार्टी मुद्दे लेके आए, हम उनका स्वागत करेंगे। प्रदेश के लोगों के लिए मुद्दे लेकर आए, अपने गांव के, अपने हल्के के विकास के मुद्दे उठाए, स्वागत है उनका। अगर ये वहाँ पे छेड़खानी करे, भागना है, तो इनको देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि इनको तो सिर्फ बहिष्कार के अलावा और कोई काम नजर आता ही नहीं। अगर ये मुद्दे उठाते, अगर धरातल से मुद्दे उठाते तो क्यों जाते हैं इस देश से? इन्होंने उठाया ही नहीं मुद्दे, ये सिर्फ वहाँ पे अपना टाइम पास करके आ जाएंगे। देखना, ये कुछ नहीं उठाने वाले। तो सर ओपीएस का मुख्य मुद्दा नहीं है? सर हमने कहा ना, मुख्यमंत्री इस बारे में कमेटी गठित करेंगे, सोचेंगे, उस पर विचार भी किया जाएगा। अभी मीटिंग हुई है, विचार करके जो भी पॉसिबल होगा सरकार उसको गहन जांच करके देखेगी क्या है क्या। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी कृष्ण कुटेल जी, बजट भी जो है वो पेश होने वाला है, तो क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? क्या आपका क्या कहना रहेगा आपका वैसे बजट के ऊपर? देखिए, ऐसा है कि जैसा केंद्र का बजट आया तो वैसे ही हरियाणा प्रदेश का बजट होगा। जैसे कि जो है कि वहाँ पर किसानों को जो है बजट से कोई आशा नहीं मिली, गरीबों को कोई किसी प्रकार की आशा नहीं है, तो वैसे ही हरियाणा प्रदेश का जो बजट आएगा तो ये जो है कि पेश करने जा रहे हैं। लेकिन जो सत्र जो चल रहा है, और मुख्य रूप से हमारे जो मुद्दे हैं उसके अंदर जो है कि मुख्य मुद्दा जो है कि वो बेरोजगारी का है। कुटेल जी, केंद्र के बजट से आप संतुष्ट नहीं है? ये तो कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतर बजटों में से एक है। ये तो रेवड़िया बांटने का काम किया इन्होंने। तो एक विशेष व्यक्ति अडानी का जो है कि आप ही बताए मुझे 11 लाख करोड़ रुपए का जो है कि लोन उन्होंने माफ करने का काम किया है। तो ये नहीं, एक व्यक्ति विशेष को जो है कि बढ़ावा देना, रेवड़िया बांटना, और दूसरा जो है कि आज किसान जो है, इन्होंने पिछले बजट के अंदर कहा था कि हम दोगुनी आय करेंगे, तो किसानों को क्या दिया इन्होंने? फसलों का मुआवजा ही नहीं दिया इन्होंने, किसानों की नहीं सुनी, एमएसपी नहीं दी है, गन्ने पे एमएसपी नहीं दी है। तो हमारे ये तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, कौशल रोजगार जो है कि के बहाने जो है कि यानी रोजगार देने के अंदर इतनी अनियमितताएं जो है कि यहाँ पर है। दूसरा जो है कि शराब घोटाला है, तीसरा जो है कि यहाँ पर रजिस्ट्री घोटाला है, नशे का कारोबार बड़ा पैमाने पे है, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है। ठीक है, परिवार पहचान पत्र के आधार बना करके जो है कि लोगों के बीपीएल कार्ड काटना जो है कि इनका मुख्य कारण है। दूसरा जो है कि परिवार पहचान पत्र के अंदर जो है कि बड़े पैमाने पे त्रुटियां हैं। आज जनता जो है कि वो परेशान है। और दूसरा जो है कि यहाँ पर जो हम देखते हैं कि अपराधों की संख्या जो है कि वो कम नहीं हुई है, बढ़ी है। ठीक है, और सही तरीके से जो है कि किसी को न्याय की बात नहीं। मैं एक आपके बीच में एक बात रखना चाहूंगा आपके
चैनल के माध्यम से करनाल के अंदर एक ज्योति नाम की एक लड़की थी, अमृतधारा हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट हुई, अक्टूबर का मामला है। लेकिन उसका सही इलाज ना होने की वजह से और उस लड़की की जो है कि डेथ हो जाती है। उसके जो परिजन उसकी शिकायत करते हैं, बोर्ड की रिपोर्ट भी आती है, बोर्ड ने कहा कि भी नेग्लिजेंसी हुई है। ठीक है कुटेल जी। एक सीएमओ जो है वहां पर बैठ करके उनके पक्ष में अमृतधारा हॉस्पिटल के पक्ष के अंदर जो है कि बयानबाजी करता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पूंजीपति जो लोग हैं, ये सरकार उन लोगों के साथ जो है कि मिली हुई है, उनके साथ मिल करके जो है कि ऐसा घिनौना काम करती है। कुटेल जी ठीक है, आज न्याय की गुहार कर रहे हैं लोग, तो ऐसा जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर है, अगर कोई न्याय मांगने के लिए जाए तो न्याय नहीं है। ठीक है कौशिक जी, एक तरफ आप केंद्रीय बजट को सबसे अहम बजटों में से मान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसी तर्ज पे हरियाणा में भी बजट पेश किया जाएगा, तो क्या दूसरी तरफ जो है विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है? एक बात बताइए शीतल जी, विपक्ष क्यों सर आएगा बजट को? हम कितना ही अच्छा दे ले, और अगर हम विपक्ष में होते हम क्यों सर आते? एक धारणा है विपक्ष की, विपक्ष को अपना काम करना हो। बजट हम देखिए, देश प्रदेश में देश के लिए हमने सब बजट दिया, और मैं प्रदेश की गारंटी लेता हूँ, इतना पहली बार ऐसा बजट पेश होगा जो लोग ये कहेंगे हम वाकई में हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार ने किया। तो कोई चिंता करने का विषय है नहीं। विपक्ष देखे आराम से हाथ पे हाथ बैठा देखता रहे, विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। अभी अगले 5-10 साल तो और भी उनको वेट करना पड़ेगा कहीं कहीं। तो सरकार का फंडा क्लियर है, सरकार का फंडा क्लियर है। कृष्ण कुटेल जी आप अपना हाथ खड़ा कर रहे थे। सर ये सरकार जो है कि खट्टर और दुष्यंत सरकार जो है कि हरियाणा प्रदेश का जो है कि वो पेपर लीक का हब बन चुका है। ये आपके सामने है, बड़े पैमाने पे जो है कि इनका जो हेड है वो रिश्वत के मामले के अंदर जो है कि पकड़ा जाता है, और फिर उसको जो है कि अच्छे लाभ वाले पद के ऊपर जो है कि बैठाया जाता है। दूसरा नौकरी के मामले के अंदर जो है, चाहे वो जेई का मामला है, बिजली बोर्ड का है, ये एचसीएस का मामला है, तो नौकरियों के अंदर भी जो है कि बाहरी व्यक्तियों को ज्यादा जो है कि इन्होंने तरजीह देने का काम किया है। तो ठीक है कृष्ण जी, बिल्कुल। और भी गेस्ट मेरे पास हैं, उनसे भी मैं उनके पास भी जाना चाहूंगा। आलोक जी आपके पास आना चाहूंगा। आलोक जी, बजट पेश होने वाला है, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ इस बार बजट में सामने आएगा? क्योंकि आगे चुनाव भी हैं और सरकार यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आ सकती है, एक अंदाजे के रूप में अगर हम देखें, क्योंकि केंद्र में भी बजट पेश हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हो सकता है उसी तर्ज पर हम यहाँ पर बजट पेश करेंगे। तो क्या आपको लगता है चुनावी अगर माहौल से देखा जाए तो किस रूप में बजट को पेश किया जा सकता है? मुझे जो लग रहा है ना कि इस बार जो बजट होगा वो बजट का रीपैकेजिंग होगा। वो ऐसा कुछ खास घोषणा खट्टर साहब करने वाले नहीं है। एक तो क्या ना, खट्टर साहब साथ में ये मिलीजुली सरकार है। खट्टर साहब ने तो बहुत नाकामी मानता हूँ कि पिछले बार ये पूर्ण बहुमत में थे, अब की 40 सीट लाके भाजपा को छोड़ दिया। जेजेपी ने भी सरकार बनाई है। कहीं ना कहीं भाजपा का जो कार्डर वो भी इस बात से दुखी था, जब सरकार बनी तो भाजपा कार्डर दुखी था कि जेजेपी हमें जी भर के गालियां दी है, स्पीकर को कोसा है हमें, उस पर इनके साथ सरकार बनानी पड़ गई। हालांकि इसमें अनुराग ठाकुर का बहुत बड़ा रोल था, वही मीटिंग कराए थे। ठीक है, दुष्यंत चौटाला के बारे में कहा जाता है कि वो जाटों को गुमराह करते हैं। वो एक तरह से उनकी जो एक स्थापना हुई थी ना कि भाई जाट नेता। देखिए हरियाणा में ना जो चौधरी देवीलाल जी का जो कद था, सर छोटूराम का जो कद था, उसके बाद से हर नेता जो है उन्हीं के कद का बनना चाहता है, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, जेजेपी के हो, इनेलो के हो, चाहे जो लोग भी उनके कद का बनना चाहता है। लेकिन कद के आसपास अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। मेरे दिल इच्छा कि इसका तो कोई पहुंचे, इनके बारे में लोग बातचीत तो करें कम से कम। हमने देवीलाल को दौड़ देखा, 90 में से 85 सीट लेकर चले गए थे। एक ऐसा तो हरियाणा था। आज हरियाणा में देखिए मिलजुली सरकार चल रही है, किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ऊपर से मैं सरप्राइज हूं, इंडिपेंडेंट विधायक 8 है हरियाणा में। ठीक है आलोक जी, ठीक है, लगभग 9% इंडिपेंडेंट विधायक है। ये पहला राज्य होगा जहाँ पे इतने इंडिपेंडेंट विधायक चुन करके आए हुए हैं। ठीक है भाटिया जी, जी आलोक जी, भाटिया जी के पास चलता हूँ। भाटिया जी, क्या इस समय आप किस स्थिति में देख रहे हैं हरियाणा में? क्योंकि कांग्रेस भी एकजुट हरियाणा में नहीं है पिछले कई सालों से। चुनाव के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि आप आने वाले समय में चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, मेरा कहना ये है कि जब तक आप इस सवाल को ना उठाएं चैनल के ऊपर, तो तब तक हमारी डिबेट पूरी नहीं होती।
जब हम मौका मिला है, हमारे नेता सभी एकजुट रहे हैं। हमारे जिन नेताओं की आप बात करते हो, बड़े नेता हैं, उनकी अलग अलग जगह ड्यूटियां लगी रहती हैं। नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। और जहां तक इसकी बजट की बात है, बजट पेश होने जा रहा है, तो बजट में हमारे सारे नेता एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, एकजुट होकर जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे। ठीक है। और ये अभी बजट की बात करते, केंद्र में अच्छा बजट मिला है और राज्य सरकार भी उससे अच्छा बजट देने वाले। ठीक है भाटिया जी, समय कम जी। देखिए, केंद्र के बजट ने जो निराशा दी है, तो आऊंगा कौशिक जी, आऊंगा। इस तरह की निराशा राज्य के बजट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाटिया जी, समय कम है, समय नहीं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। कौशिक जी, आखिरी जवाब और 10 सेकंड में। रिगार्डिंग बताइए सर। सर, कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे बात कर रहे हैं, आप अपना हाथ खड़ा कर रहे थे, जवाब दीजिए। नहीं, मैं कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा सर। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे दूसरे टीवी बैठना है। मैंने इतना ही कहा, हम बजट जो पेश करेंगे, हरियाणा के हितों का बजट पेश होगा और एक अच्छा बजट पेश होगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो बड़ा मुद्दा जो है वो हरियाणा में ओपीएस का मुद्दा लगातार उछल रहा है। विपक्ष ने हिमाचल के बाद अब हरियाणा में भी ओपीएस को सबसे आगे रखा है। ओपीएस को एक ड्राइवर के रूप में कांग्रेस जो है वो यहां पर भी इस्तेमाल कर रही है। अब देखना होगा कि ये ड्राइवर जो है इस बस को, इस गाड़ी को किस ओर लेता है और कांग्रेस के हाथ क्या कुछ इस ओपीएस के जरिए लगता है, ये देखने वाली बात होगी। उसके अलावा हरियाणा में बजट भी पेश होने वाला है और बजट को लेकर भी लोगों को काफी आस है कि आखिर बजट में क्या कुछ नया आएगा, रोजगार के लिए क्या आएगा, वो देखना भी बेहद अहम है। फिलहाल 23 को बजट पेश होने वाला है और हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार एक सही बजट जो है वो लेकर आएगी, क्योंकि हरियाणा में एक तरफ से किसान है, दूसरी तरफ से बेरोजगार युवा है, उनको लेकर भी क्या सरकार क्या कुछ नया लेकर आएगी वो देखना भी काफी दिलचस्प है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।